हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इंटीग्रेशन। यानी कि आप इसके पहले वाली वीडियो में देखेंगे। मैं अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो मैं डिफरेंशिएशन की जो वीडियो है या जो वीडियो की जो लिंक है, मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप डिफरेंशिएशन को भी देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन पर, कि आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन के अपोजिट इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल टू सपोज टी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है बेटा वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है बेटा? वेलोसिटी फाइंड करना है। अब आप अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो अगर आप यहाँ एस की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू वैल्यू ऑफ एस, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना बच्चों? देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर वेरिएबल सेम है तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये टी रेज़ टू दी पावर 2 है, ये 2 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, मतलब 2t इसका आंसर होगा। दिस मीन्स 2t इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2t। अब अगर आपके पास s मीटर में गिवन है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस बात को अपने को याद रखना। लेकिन यही क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे आ जाता, सपोज v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। अब आपको ये फाइंड करने बोलता बच्चों, क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अब फंस जाते क्वेश्चन, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर एस्केलरेशन फाइंड आउट करने बोलता, सो एस्केलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो आप एस्केलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चों। सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक न्यू मेथड आती है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का यूज़ हम जिससे हम डिफरेंशिएशन से जिस चीज़ को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बेटा रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी? डिफरेंशिएशन की। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि जो इंटीग्रेशन है बच्चों, जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है बेटा? रिवर्स प्रोसेस होती है बेटा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि आपकी जो इंटीग्रेशन होगी बच्चों, वो रिवर्स प्रोसेस होगी किसकी? डिफरेंशिएशन की। मतलब अगर आप किसी चीज़ से, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज, मैं कोई फंक्शन के थ्रू बता देता हूँ कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। दिस मीन्स आप इसे बच्चों y इज इक्वल टू f ऑफ x ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए
अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ, इसका मतलब है कि डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, जब आपने इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया है तो आपको राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए ये होगा बेटा डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स फंक्शन। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन या कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स। सपोज इस स्मॉल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए इस बेटा सिंबल ये होता है, इंटीग्रेशन के सिंबल क्या होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, अब जैसे लिखना चाहे वैसे लिखते। अगर मैं कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो इसमें जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल इनटू फंक्शन और फिर यहाँ पर डी एक्स होगा। सो दिस इक्वल टू, जब आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास स्मॉल एफ एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में आपने देखा कि अगर आपके पास स्मॉल एफ एक्स था तो क्या आ गया था बेटा, कैपिटल एफ एक्स फाइंड हुआ था। लेकिन अगर आप देखें कि आपके पास इंटीग्रेशन में कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है तो इसका आंसर स्मॉल एफ एक्स आ रहा है बच्चों। क्लियर है ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? सर हमको ऐसे नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँ, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं आप लोगों से ये बात बोलूँ कि एक फंक्शन है, सपोज़ इस बात को अगर मैं ऐसे ले कि आपने पढ़ा था कि d अपॉन डी एक्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन लूँ तो इसका आंसर कॉस एक्स आता है बच्चों। क्या गया, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूँ, कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ बच्चों तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो मेरे पास क्या फाइंड होने वाला है बच्चों, साइन एक्स फाइंड होगा। इस बात को याद रखना। देखो हमारे पास स्मॉल एफ एक्स गिवन था तो हमने कैपिटल एफ एक्स फाइंड किया। अब कैपिटल एफ एक्स गिवन था तो हमने स्मॉल एफ एक्स फाइंड किया। क्या बात समझ में आ रही है? रिवर्स प्रोसेस कैसे है, समझ में आ रही है? चलिए अब इस इंटीग्रेशन को हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ हमने क्यों किया और इसका यूज़ करने का जो तरीका है वो क्या है। तो इस बात को हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे बच्चों। चलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, एक और कॉपी ले लेते हैं इसकी। चलिए इसे रिपीट कर देंगे हम, नहीं होगा चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक अलग से हम और लाइन ले लेते हैं। चलिए ठीक, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से बोलूँ कि हम एक और लाइन लेते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मैं अगर एक बात आप लोगों से कहूँ कि आप इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, अगर सपोज ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मैं एक बात आप लोगों से बोलूँ बेटा कि इस स्ट्रेट लाइन के अंडर जो आपके पास एरिया फाइंड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इस बात को अगर ऐसे समझाना चाहूँ आप लोगों को
कि अगर आप इस बात को अगर समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर आप ये एरिया की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की, तो ये एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एरिया अंडर दी कर्व जो फाइंड आउट होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो क्या आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल की मतलब ट्राइंगल मिल रहा है? अब अगर ये ट्राइंगल मिल रहा है बच्चों, तो क्या आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा करके क्या इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बच्चों इस बात को कुछ ऐसे बोलूँ कि अगर आपके पास सपोज ये कुछ ऐसे होता, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेकिन अब आपके पास सपोज ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी चली गई होती। अब मुझे बताइए कि आप इसका एरिया, इस लाइन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? या हम इसको ऐसे कुछ बोल दें कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ऐसे बना दें तो ये और हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, चलिए अब आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे बच्चों, तो मुझे बताइए कि इसका एरिया फाइंड आउट करना आपके लिए आसान होगा इस एक्स के रिस्पेक्ट में? हाँ सर, कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप इस बात को देख पाएंगे बच्चों कि आपके पास ये एरिया मिल गया, और ये एरिया किसका मिला बच्चों? ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। किसका एरिया मिल गया बच्चों? रेक्टेंगल का, क्योंकि इसमें विड्थ भी है और आपकी लेंथ भी है। तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसका? रेक्टेंगल का। सो रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करके आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब सपोज आपके पास एक कर्व आ जाए, सपोज कुछ ऐसे कर्व आ जाए। अब ये कर्व आ गया, तब आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चों। अब इसका एरिया क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस बात को हम समझेंगे। ठीक है, क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते? तो ध्यान से देखिए, न तो ये आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, न तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, न तो अब ये एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप, ये एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करने की अगर बात करें तो आपके पास कोई ऐसा निश्चित डायग्राम नहीं बन रहा। कोई ऐसा निश्चित डायग्राम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत ही पतले पतले स्ट्रिप लेते हैं। अब ये पतले पतले स्ट्रिप लेने का मतलब क्या है? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को कि मैंने कहा कि एक स्ट्रिप ये हम ऐसे ले लें, ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा ये स्ट्रिप कुछ ऐसी ले लिया गया, ठीक है, इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्ट्रिप अगर हम बात करें कि अगर सेकंड स्ट्रिप यहाँ की ऐसे ले लें, ठीक है, सेकंड स्ट्रिप ले लिया हम लोगों ने। अब मैं अगर इसके एरिया की बात करूँ बच्चों, ये एरिया हम ये ले लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि आपकी जो ये लेंथ फाइंड आउट हुई है स्मॉल डी एक्स सपोज, और अगर ये लेंथ की बात करूँ बच्चों तो स्मॉल y1 से। क्लियर है? तब आप यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा y1 इंटू dx। क्या होगा? अगर आप यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? y1 इंटू dx हो जाएगा। अगर हम ऐसी छोटी और एक स्ट्रिप ले लें, अगर मैंने कहा एक स्ट्रिप और बना देते हैं, आप यहाँ एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आसानी से यहाँ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी भी लेंथ हमने dx से ले लिया, यानी सॉरी विड्थ dx से ले लिया, और लेंथ आपकी जो हो गई वो y1 हो गई। तो इसका जो एरिया होगा सॉरी y2 हो गई, तो y2 इंटू dx। अगर हम ऐसी और एक स्ट्रिप ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहाँ पर और एक स्ट्रिप ले लेते हैं बच्चों, ये स्ट्रिप ले लिया और एक। अब अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें
तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सपोज ये y3 हो गया और ये तो dx ही रहेगा, ये हो गया y3 इंटू डी एक्स। क्या हम ऐसे पतले पतले और स्ट्रिप ले सकते हैं बच्चों? ये ऐसे स्ट्रिप ले सकते हैं पतले पतले और इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऐसे एरिया फाइंड आउट हम कर सकते हैं लास्ट तक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इसका टोटल एरिया की बात करूं तो टोटल अब एरिया कैसे लिखेंगे? इसका एरिया कैसे लिखेंगे? इसका एरिया, फिर इसका एरिया, इसका एरिया, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। सो एरिया इज इक्वल टू y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स प्लस सो ऑन, ऐसे बढ़ जाएंगे हम। तो क्या मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ बच्चों? देखो dx है तो मैं dx को कॉमन कर देता हूँ, जो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन इंटू dx। तो क्या हम इस बात को ऐसे नोट कर सकते हैं, ये सम है तो हम इसे समेशन दे दें, ठीक है। समेशन इज इक्वल टू, अभी कितना हो जाएगा y और ये आपके पास हो जाएगा n, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, और ये क्या हो जाएगा dx। क्लियर है बच्चों? इसकी वैल्यू, ये n की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर के ये आगे तक रह जाएगी बच्चों, जहाँ तक इसकी लेंथ रहेगी, जहाँ तक इसकी रहेगी हमारे पास लेंथ रहेगी बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम आगे बढ़े तो अब मैं एक बात बोलता हूँ, क्या इस समेशन के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इसको समझेंगे थोड़ा सा, कि अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ कि अगर हम यहाँ पर सेपरेट, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड हम आपको यहाँ जूम करके बताते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम इसका यूज़ करें, ध्यान से देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बच्चों ये जो दिख रहा है आपके पास, यहाँ क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा। जैसे आप देख पाएंगे बच्चों कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल बन गया, फिर ये भी ट्रायंगल बन गया, फिर ये भी छोटा सा और ट्रायंगल बन गया, और ये भी छोटा सा ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल आपके पास ये बन रहे हैं तो ये एरिया छूट रहा है बच्चों, क्योंकि आपने तो बच्चों ये एरिया रेक्टेंगल का लिया ना, ये एरिया रेक्टेंगल का लिया है ना, ये ट्रायंगल का नहीं लिया। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि आपके पास ये एरिया जो है, ये एरिया जो है छूट रहा है, तब ये एरिया तो मिला नहीं, आपको फाइंड नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इस सिंबल को चेंज करके। कैसे? इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन बनेगा और ये हो जाएगा आपके पास y इंटू डी एक्स। अब बेटा ये कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड कर रहे हैं आप? इस x की वैल्यू 0 से लेकर के, सपोज इस x की वैल्यू आपके पास 1 है, सो मतलब x इज इक्वल टू 0 से लेकर के आप x इज इक्वल टू x1 तक आप इसके एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, तब आप इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस सिंबल को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। तो बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लेते हैं और आपको समझाएंगे कि उन फॉर्मूले को हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका बेसिक यूज़ है बेटा फिजिक्स में, तो इसको हम समझेंगे। देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके फर्स्ट फार्मूले की बात करूं बच्चों, तो इसका फर्स्ट फार्मूला होता है, अगर मैं ऐसे सिंपल बता रहा हूं, कंपेयर करके नहीं बता रहा हूं, अगर कंपेयर करके सीखना चाहते हैं तो मैं कभी और आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को कंपेयर करके बता दूंगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लर्न है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से बन जाता है। चलिए बच्चों, फर्स्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन y रेज़ टू दी पावर n dx
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास y रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आपके पास जब y रेज टू दी पावर n है तो एक पावर आप इंक्रीज कीजिए और जो पावर इंक्रीज होगी उसी पावर को डिनोमिनेटर में ले लीजिए। आपको याद रखना है कि वेयर x इज डज नॉट इक्वल टू -1, सॉरी x नहीं बोलेंगे, x नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पर n इज डज नॉट इक्वल टू -1। आपके पास इस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर -1 हो गई तो -1 हो जाएगी तो क्या हो गया बेटा, -1 + 1 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉन डिफाइंड होगा। इसीलिए आपके पास n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, या इसको सबसे पहले हम एक बॉक्स में ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बॉक्स में ले लिए फर्स्ट फार्मूले को, ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन दे दिया है कि x रेज टू दी पावर 5, x रेज टू दी पावर 5, यानी यहाँ पर अपने को सॉरी इसको x लेना नहीं चाहिए था, क्या लेना चाहिए था, इसको x ले लेना चाहिए था। याद रखिएगा बच्चों, इसको x लेना था और ये x y नहीं, वेरिएबल अलग अलग हो गए थे बच्चों, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये हमारे पास क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर आपके पास अब फंक्शन ये दिया है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों के पास x रेज टू दी पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। देखो फॉर्मूला जैसा होगा सेम, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, x रेज टू दी पावर 6 अपॉन 6। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सेकेंड अगर फॉर्मूले की बात करें हम बच्चों, कि अगर इंटीग्रेशन आ जाए हमारे पास और यहाँ पर अगर e रेज टू दी पावर x हो, e रेज टू दी पावर x dx है, तो इसका आंसर भी बच्चों e रेज टू दी पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन में जैसे आपका फॉर्मूला होता था, सेम इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है इसका, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होगा बच्चों। तो इसके लिए कोई हमारे पास एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर e रेज टू दी पावर x कहीं दिखा तो उसको e रेज टू दी पावर x ही नोट करना है। थर्ड फार्मूले की बात करें बच्चों, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, जबकि अगर आपके पास 1/x हो और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका बेटा log x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log x। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी 1/x दिखे या x रेज टू दी पावर -1 दिखे तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा बच्चों, log x होगा। अगर मैं फोर्थ फार्मूले की बात करूं बच्चों, कि अगर इंटीग्रेशन है और आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, सपोज c, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए c, तो ये हो जाएगा c इंटू dx है। याद रखिएगा बच्चों, c इंटू dx है, तो इसका आंसर होगा c इंटू एक्स। मतलब कि वो कांस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वही फंक्शन या वही वेरिएबल आ जाएगा बच्चों। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके पास फिफ्थ फार्मूले की बात करें बच्चों और इंटीग्रेशन आ जाए, और अगर सपोज u ± v dx हो जाए, मतलब कि आपके पास अगर दो फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन हो बच्चों, तो इसका फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। क्लियर है बच्चों, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपके पास एक फार्मूला ये हो जाएगा बच्चों। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं।
तो आप एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देखिए हमने कहा एग्जाम्पल और मैंने कहा इंटीग्रेशन। सपोज ये आ गया 3x पावर 9 या 3x पावर 8 माइनस ई रेज टू दी पावर x। सपोज आपके पास ऐसे कोई फंक्शन आ गया और ये आपके पास dx है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 8 dx। पहले इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस, फिर आप सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। आप देखेंगे 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x रेज टू दी पावर 8 है। तो हमने कहा था एक पावर इंक्रीज करें, एक पावर आप इंक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर में वही पावर नोट करेंगे माइनस, और ये ई रेज टू दी पावर x। देखिए बच्चों ये 3 3 9 हो जाएगा x रेज टू दी पावर 9 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस ई रेज टू दी पावर x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नहीं, ठीक है ना बच्चों। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप देखें प्रीवियस स्लाइड में देखिए कितने फॉर्मूले हो गए थे, 5। चलिए फॉर्मूला नंबर 6 फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो आपके पास डिवाइड के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखें कि अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चलिए अगर इस फार्मूले को अभी हम थोड़ी देर के लिए क्लीन कर देते हैं, इस फार्मूले की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल कुछ ऐसे देखते हैं। कहता है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू दी पावर 2 माइनस x रेज टू दी पावर 9 प्लस ई रेज टू दी पावर x, या हमें ऐसे नहीं भी दे ई रेज टू दी पावर वाला, तो अगर मैं कोई फंक्शन बोलूँ कि हो जाए, सपोज आपके पास x आ जाए। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय अगर आपके पास आ जाए x²। चलिए ऐसे कुछ फंक्शन आ जाए। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस डिवाइड वाले को अपने को कैंसिल करना है, क्योंकि डिवाइड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूँ बच्चों, 3x² अपॉन x² माइनस x पावर 9 अपॉन x² प्लस x अपॉन x² इंटू dx। देखिए बच्चों x² से x² कैंसल, सो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके पास ओनली 3 माइनस x² से x पावर 9 कैंसल बच्चों, x पावर 7 प्लस इस x से इस x² को कैंसिल करें तो हमारे पास हो गया बच्चों 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा dx। अब देखेंगे बच्चों, या तो अलग अलग करो या तो सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 3 कांस्टेंट है 3, अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो इसके साथ x होगा, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल लिखेंगे। माइनस मैंने कहा था आपको 1 पावर इंक्रीज करनी है और उसी पावर को डिनोमिनेटर में भी लिखना है बच्चों, ठीक है। प्लस 1 अपॉन x का हमने बताया था बच्चों आपके पास क्या होता है, log x होता है। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। फार्मूला नंबर 6 ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगर हम अब आपसे बात करें आगे तो देखिएगा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 6 फार्मूला है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके कुछ और फार्मूले की ओर, जिसमें जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन अगर sin x आ जाए तो इसका आंसर बेटा माइनस cos x होता है। अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन cos x आ जाए तो इसका आंसर बेटा
साइन एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैंने एक बात बोलूँ आप लोगों को कि अगर 8th फार्मूले को देखें, इंटीग्रेशन अगर सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाए तो इसका आंसर होता है बेटा 10x। ठीक है, ऐसी और कुछ फार्मूले होते हैं बेटा, उनको आप याद कीजिएगा। अब मैं इसका बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला बोल सकते हैं, या हम इसको पार्ट फॉर्म फार्मूला बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन अगर आपके पास एक फंक्शन यू आ जाए और सेकंड फंक्शन भी आ जाए, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो आप किसी एक फंक्शन को रिलीज़ करेंगे, छोड़ देंगे, और एक दूसरे फंक्शन का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ माइनस का साइन होगा, फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जिस फंक्शन को आपने छोड़ दिए थे उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, जिस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया था उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इस इंटीग्रेशन के लिए आप dx अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों के पास एक फार्मूला मिल रहा है बच्चों, इस फार्मूले की हेल्प से बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फार्मूले को आगे सॉल्व करते हैं, या इससे रिलेटेड एक तो एग्जाम्पल करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सपोज अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चों कि अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन अगर आपके पास ओनली log x आ जाए dx, अब log x dx आ गया बच्चों, अब बोलोगे कि सर log x का तो आपने फार्मूला बताया ही नहीं। हाँ, नहीं बताया गया, हमने नहीं बताया आपको फार्मूला। अब फार्मूला नहीं बताया तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों। क्या मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे बोल दूं बच्चों, इंटीग्रेशन, क्या मैं यहाँ 1 का मल्टीप्लाई बोल दूं, 1 इंटू log x dx। अब बन गए बच्चों 2 फंक्शन, ये 2 फंक्शन। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज़ ऐसे ही आसानी से नहीं किया जाता। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा, या सबसे अच्छा जो तरीका है वो बताने वाला हूँ बच्चों, जिसको हम बोलते हैं आइलेट। जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आइलेट बोलेंगे बच्चों। आइलेट का मीनिंग क्या होता है? अब देखो, आइलेट याद रखना, आइलेट। अब आइलेट को क्या हम टाइलेट याद रख सकते हैं? क्या याद रख सकते हैं बच्चों? टाइलेट बोलते ना कि हम टाइलेट जा रहे हैं सर, टाइलेट जा रहे हैं मैडम, तो क्या हम आइलेट को टाइलेट याद रखेंगे? ठीक। अब टाइलेट से हम क्या रखेंगे? टाइलेट, आइलेट याद रखेंगे। इस आई का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद होता है बच्चों, ये इस एल का मीनिंग होता है लॉगरिथम फंक्शन। क्या होता है बच्चों? लॉगरिथम फंक्शन। इस ए का मीनिंग होता है बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन। क्या होता है बच्चों? एल्जेब्रिक फंक्शन। इस टी का जो मीनिंग होता है बच्चों, होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस ई का मतलब होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसका मतलब इस ऑर्डर में आपको जो भी दिख रहे हैं, अगर मान लो जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस ऑर्डर में आपको जैसे भी फंक्शन दिखे, तो जो पहले दिख रहा है उसे को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, और जो बाद में दिख रहा है उसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर इसी की बात करें बच्चों हम, तब देखेंगे ये जो 1 है, अब 1 है क्या आपके पास? तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्या आपके पास? एल्जेब्रिक फंक्शन है। और ये आप log x देखोगे तो लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है ना? अब आप देखो कि log पहले दिखा कि एल्जेब्रिक पहले दिखा? सर log दिखा, इसलिए log फंक्शन को या लॉगरिथम फंक्शन को हमको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए। तो हम यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, तो हम इस बात को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमने क्या कहा? log को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो सेकेंड फंक्शन अब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन है,
अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। सो डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास log x, और हो जाएगा बेटा डी एक्स, और ये ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमको ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए था, ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। अब एक बात बोलना चाहूँगा बच्चों, एक तो तरीका ये हो गया हमारा, सेकेंड तरीका है कि हमको ऐसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो क्या log x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों? नहीं होता, इसलिए इसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात बच्चों कि हमको ऐसे फंक्शन को पहला फंक्शन भी लेना चाहिए जिसका हायर डिफरेंशिएशन जीरो होता हो, है ना, हायर डिफरेंशिएशन कितना हो, जीरो होता हो, ऐसे फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। मैं इतनी सारी लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूँगा, आप ये आइलेट वाला फॉर्मेट याद रखिएगा, वो बड़ा ईजी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सो ये हो जाएगा log x, अब 1 है, कांस्टेंट है, इसका कितना 1 का, तो x हो जाएगा, ओनली x, माइनस log x का बच्चों 1 अपॉन एक्स इंटू, अब यहाँ क्या हो गया आपके पास, अब आप देखेंगे, ओ सॉरी हमने कुछ और बात नहीं लिख पाया, देखो गलत हो गया हमसे, ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। अभी क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन, जो सेकेंड फंक्शन था डिफरेंट, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये इंटीग्रेशन। अब जो सेकेंड फंक्शन है उसका कितना हो जाएगा आपके पास x, और ये इसको ब्रैकेट में करेंगे क्लोज, और ये हो जाएगा dx। क्या ये x से x कैंसिल हो गया? ठीक है बच्चों, हम इस बात को क्या ऐसे नोट कर सकते हैं, तो इस x को आप पहले नोट कर दीजिए, फिर आप नोट कीजिए log, ये हो जाएगा log x, फिर ये माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन, x से x कैंसिल हो गया 1, तो हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 1 और ये dx। तो देखेंगे बच्चों इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास x log x, और इस 1 का कितना हो जाएगा बच्चों x, तो आप यहाँ से x को कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों के पास log x माइनस 1। क्लियर है बच्चों? तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लेट करने वाले बता देते हैं हम आप लोग को, कि आप लेट करके आगे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने कहा इस एग्जांपल में कि अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन सपोज साइन 2x और dx आ जाए, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो बेटा यहाँ अगर x होता तो dx के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर पाते, पर भाई ये तो क्या है 2x आ गया, अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो सर कैसे करेंगे? तो भाई एज्यूम करो, है ना, एज्यूम करना है। चलो एज्यूम करेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पर लेट क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों t, क्या ले लेंगे बच्चों t ले लेंगे। अब t ले लेंगे हम, बहुत साइड यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो क्या करेंगे हम बहुत साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन ओनली कितना होगा 2, और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt। dt को ट्रांसफ़र करें, इस dt को ट्रांसफ़र कर दें हम, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, क्या हो जाएगा बेटा ये आप लोगों के पास, कि अगर हमें बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो आ जाओ क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन आपके पास साइन 2x था बच्चों, और ये dx इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन साइन के प्लेस में साइन, अब क्या 2x के प्लेस में मैं क्या 2x के प्लेस में t पुट कर दूँ? यस, t पुट कर दिए, और इस dx के प्लेस में, इस dx के प्लेस में हम क्या 2dt पुट कर सकते हैं? यस, 2dt पुट कर दिए। ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन t, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास dt। क्या हो गया बच्चों? dt हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों, ये साइन है आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा। क्या बेटा आप लोगों के पास ये साइन है? तो मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा, साइन का कितना बताया था हमने? माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस
कॉस, और टी है ये हो जाएगा आपका टी। इसका आंसर आ जाएगा -2, रह जाएगा कॉस और जाएगा 2t। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। क्लियर है बच्चों? ऐसे रिलेट करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक हम जो देख रहे थे बेटा वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, अब हम जो देख रहे हैं बेटा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। सर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है इंडेफिनिट से? थोड़ा डिफरेंस है। कैसे कि बेटा अगर अभी हम जो इंडेफिनिट देख रहे थे तो उसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था, बट डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्यूरेट आंसर आता है बच्चों। कैसे, ध्यान से देखिए। अब क्या था, अभी हमने कहा था कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन कैपिटल fx कोई फंक्शन है dx था तो इसका जो आंसर आ रहा था स्मॉल fx आ रहा था। क्लियर है? क्या हमने यही बताया था आपको? ठीक, यही बताए थे सर इंडेफिनिट में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये इंडेफिनिट के लिए। सो डेफिनिट के लिए क्या होगा बेटा, डेफिनिट के लिए होगा इंटीग्रेशन, ये होगा f(x) dx। ठीक है, अब यहाँ आएगी लिमिट, ये आ जाएगी बेटा a to b, लिमिट रहेगी यहाँ पर a to b। इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। ध्यान से देखेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं कुछ नहीं, बस वही आंसर आएगा स्मॉल fx। ठीक, सेम करना है सेम, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट लग देगी, है ना, a to b, अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या करनी है बच्चों, बस यहाँ पर क्या करनी है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है उस वेरिएबल के प्लेस में इस लिमिट को पुट कर देना है बच्चों। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं बच्चों, अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, फिर कौन सी लिमिट पुट करते हैं बच्चों, उस फंक्शन में लोअर लिमिट। यही आपका क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। मतलब सेम करना है, बस एक स्टेप को बढ़ाना है, लिमिट अप्लाई करने वाला। जैसे ध्यान से देखिएगा, अब मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल ऐसे आ जाए कि हमने कहा कि सपोज इंटीग्रेशन sin x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो हमको बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर क्या इसका आंसर डेफिनिट है, नहीं, x की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज होते चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट आ जाती बेटा 0 से लेकर के π/2, 0 से लेके π/2, और यहाँ आ जाता sin x dx। क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं बच्चों, बस लिमिट लग गई। कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों जैसे करते हैं आंसर सेम होगा। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और क्या लिमिट क्या होगी, 0 से लेके π/2। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है बच्चों, तो नेक्स्ट कंडीशन हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर होगा बेटा माइनस साइन को हम बाहर कर देते हैं। पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर, ये जाएगा कॉस π/2 माइनस, और जाएगा कॉस, फिर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0, क्या माइनस का साइन लगाए, माइनस का साइन इज इक्वल टू माइनस। अब कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। और cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, सो 1। तो कितना हो जाएगा, 0 - 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो हम इस प्रकार से डेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए बच्चों हम आपसे विदा चाहेंगे और मिलते हैं नए वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ। थैंक यू।